नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धीरज चंदानी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर, जैसे हमने कहा था कि एक नए प्रकरण पर चर्चा की जाएगी, जो न केवल NIS ब्रिज कोर्स बल्कि सीटेट, TET और अन्य जो शिक्षा से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए आपके लिए लाभकारी हो सकता है, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। जो प्रकरण है आज का वो है नैतिक विकास का सिद्धांत। किसके नैतिक विकास का सिद्धांत? कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। जैसे अब तक हम लोगों ने प्रीवियस कुछ वीडियोस में देखा, संज्ञानात्मक विकास पर हमने चर्चा की, हमने बच्चे के शारीरिक विकास पर चर्चा की, और अब बात जो हमें करनी है वो नैतिक विकास पर करनी है। तो नैतिक विकास के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं या दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और अपने कंपटीशन के आउटलुक से, सीटेट के आउटलुक से या NIS ब्रिज कोर्स के आउटलुक से। ठीक है, तो मॉरल डेवलपमेंट को अगर नॉर्मली देखा जाए तो नैतिक विकास बच्चे का कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसे होता है और किशोरावस्था में कैसे होता है, तो ये सारी चीजें तो नॉर्मल हैं, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रकरण पर या किसी सिद्धांत पर तो उसे हमें थोड़ा समझना पड़ता है बारीकी से। तो नैतिक विकास के संदर्भ में दो लोगों का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक है पियाजे का, जी हाँ, मतलब पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को भी बताया था और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ नैतिक विकास का भी एक सिद्धांत उन्होंने दिया था। लेकिन नैतिक विकास के संदर्भ में जो कंपटीशन में या ज्यादातर जो प्रचलन में है वो हमारा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आज हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझेंगे और यदि समय बचा या हमें लगा कि आपके लिए उपयोगी है तो पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के साथ भी हम इसका तुलनात्मक अध्ययन या जो आपको लगेगा जो डिफरेंस है, क्या उसकी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर भी हम एक बार एक वीडियो बना करके चर्चा कर लेंगे। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, अपने इस नैतिक विकास के सिद्धांत को, कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत है उस पर हम और आप मिलकर के चर्चा शुरू करते हैं। तो पहले हमें जानने की जरूरत है कि मॉरल डेवलपमेंट को कोहलबर्ग ने किस तरीके से देखा। ठीक है, कोहलबर्ग ने देखा कि उम्र के साथ नहीं, एक सामान्य विकास की अवस्था के रूप में न देखते हुए उसके नैतिकता को उसने रीजनिंग, तर्क, नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा, मॉरल रीजनिंग के बेस पर उसने ये मानना शुरू किया कि बच्चा अपने नैतिक विकास के किस स्तर पर है। अब ये नैतिक तर्कणा कैसे उसने अनुमान लगाई? तो उसने क्या किया कि कुछ बच्चों पर एक प्रयोग किया। ठीक है, वो प्रयोग कुछ इस तरीके से था कि उसने कुछ बच्चों को एक डिलेमा, एक दुविधा भरी परिस्थिति में रख दिया या एक सिचुएशन उन्हें दी और फिर उनसे पूछा कि इस तरह की सिचुएशन में वो क्या निर्णय लेंगे। सिचुएशन कुछ इस मतलब कुछ डिलेमाओं पर अगर चर्चा करें तो एक डिलेमा उसने ये दी थी, एक दुविधा उसने ये रखी थी बच्चों के सामने कि आपकी माँ बीमार है और वो किसी एक स्पेसिफिक दवा से ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने आपको कहा है कि अगर ये दवा दे दी जाए तो आपकी माँ ठीक हो जाएगी, और वो दवा जो है एक स्पेसिफिक दुकान में मिलती है, उस दुकान का ओनर बाहर गया हुआ है, दुकान बंद है, आपको दवा चाहिए तो या तो आपको दुकान तोड़ करके चोरी करके लाना होगा या तो फिर आप माँ का जीवन नहीं बचा पाएंगे। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, दो तरह के उत्तर हो सकते हैं, या तो बच्चा चोरी करके दवा लाएगा और या तो बच्चा दवा नहीं लाएगा, चोरी नहीं करेगा। लेकिन दो लोगों के उत्तर समान हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे दिया हुआ तर्क अलग अलग हो सकता है। ठीक, तो जो दिए गए तर्क हैं, जो नैतिक तर्कणा है, जो रीजनिंग दी गई है उस उत्तर के पीछे कि हाँ मैं चोरी करूंगा इसलिए करूंगा, तो उस लॉजिक के बेस पर उसने ये अनुमान लगाया कि बच्चा नैतिक विकास के किस स्तर पर पाया जाता है। ठीक है, जब स्तर की बात करेंगे तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में तीन महत्वपूर्ण स्तर हैं, स्टेजेस हैं। ठीक है, वो है पहला पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक, या प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। ठीक, दूसरा है परंपरागत स्तर, कॉन्वेंशनल स्टेज। तीसरा है पश्च परंपरागत स्तर या इसी को उत्तर परंपरागत स्तर भी बोलते हैं,
पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब इसमें हम बात करेंगे, स्टेज ये हो गए, ठीक है। अब बात करेंगे लेवल की। तो जब प्रश्न इस तरीके से आए कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर हैं, ठीक है, कितनी अवस्थाएं हैं पूछेगा, तो 3 अवस्थाएं हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत। लेकिन जब पूछेगा स्तर कितने हैं, तो वहां पर आप उत्तर देंगे 6 स्तर आप बताएंगे। लेवल जब पूछेगा तो आप 6 लेवल बताएंगे। 2 आपके परंपरागत स्तर में है, 2 पूर्व परंपरा में है और 2 पश्चिम परंपरागत में है। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि क्यों 3 लिखा गया है और इसका क्या औचित्य है, ठीक है। अगर आपको वीडियो लग रहा हो कि आपके लिए उपयोगी है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जो टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आपके शिक्षक साथियों के साथ साझा कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारा प्रयास महत्वपूर्ण है या आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं। देखिए, जनरली किताबों में आपको 2-2 लेवल दिख जाएंगे प्रत्येक स्टेज में। अच्छा, पहले स्टेजेस की बात कर लेते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक। देखिए, कुछ होती हैं परंपराएं, ठीक है। परंपरा मतलब जो नियम नीतियां बनी हुई हैं। अब जब हम नीतियों को जानते नहीं है, हमें पता ही नहीं है परंपरा क्या है, तो उस स्तर में हम पूर्व परंपरागत स्तर पे हैं। हमें पता ही नहीं परंपरा क्या है, हमें कैसे चलना चाहिए, क्या सामाजिक नियम होते हैं, नियम क्या है, नैतिकता क्या है, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर क्या होता है, हम पूर्व परंपरागत स्तर पे होते हैं। जब हम परंपराओं को जानते हैं तब हम परंपरागत स्तर में होते हैं, और जब हम परंपराओं को परिभाषित करने लगते हैं, परिशोधित करने लगते हैं, हम जानते हैं परंपराएं क्या है। एक समय था सती प्रथा हमारी परंपराओं में शामिल थी, लेकिन उसे हमने परिमार्जित किया। क्यों? क्योंकि उसकी उपादेयता समाज के लिए नहीं थी, या सापेक्षिक रूप से रही होगी, आज नहीं है और भावी संदर्भ में हो सकता है कि और भी चीजें हमारे समाज में परिमार्जित होती रहे। तो वहां हम परंपराओं को परिमार्जित करते हैं या उसे परिभाषित करने लगते हैं, तो वहां पर हम हो जाते हैं पश्चिम परंपरागत स्तर में, ठीक है। चलिए आइए इसमें पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पहला स्तर जो है पूर्व परंपरागत स्तर। यहाँ पर हम जानते ही नहीं है कि परंपराएं क्या हैं, ठीक, नियम क्या है। तो यहाँ पर हम नैतिकता को कैसे निर्धारित करेंगे, या बच्चा नैतिकता को कैसे निर्धारित करेगा। इसका पहला स्टेज है या पहला लेवल है ईगो सेंट्रिक। देखिए, किताबों में कहीं कहीं 2 लेवल माने गए हैं, ईगो सेंट्रिक को मेंशन नहीं किया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण किताबों में आपको ईगो सेंट्रिक या आत्म केंद्रित निर्णय का स्तर देखने को मिलेगा, जो एकदम इनिशियल लेवल का होता है, ठीक है। और जो आप घबराइएगा मत, अगर ये कंटेंट आपको रिटर्न में हम प्रोवाइड कराएंगे अपने जो व्हाट्सएप चैनल चलता है उसके माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको अपना पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपका जो ये कंटेंट है वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा दोनों भाषाओं में, ठीक है। तो इसके लिए चिंतित मत होइएगा, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो लेकिन कुछ किताबों में 3 स्तर बांटा गया, 3 लेवल दिए गए हैं पूर्व परंपरागत स्तर में, ठीक है। तो हम लोग 3 को लेकर के चलते हैं, लेकिन हाँ, जब लेवल पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा, अगर ऑप्शनल आता है तो आप 6 ही मानेंगे, 2-2-2, ठीक है। इस चीज को संज्ञान में रखिएगा। कंपटीशन बहुत जैसे कहा जाता है विद्वानों में, विद्वान मतैक्य पाया जाता, मतैक्य नहीं होते हैं, ठीक है। अलग अलग विद्वान अलग अलग मतों को लेकर के चलते हैं, तो ये विद्वानों के अनुसार अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर सीटेट 6 लेवल मानता है, टीईटी 6 लेवल मानता है, तो इस चीज को आप अपने कॉन्सेप्ट में रख के चलिएगा। लेकिन अगर आप एविडेंस की बात करेंगे तो इसके लिए एविडेंस उपलब्ध है, ठीक है, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्म केंद्रित निर्णय, पूर्व परंपरागत स्तर का पहला लेवल जो है वो है आत्म केंद्रित निर्णय, ईगो सेंट्रिक ओरिएंटेशन, ठीक। देखिए, अब क्या होता है आत्म केंद्रित निर्णय। यहां पर बच्चा नैतिकता को कैसे निर्धारित करता है, यहां पे बच्चा नैतिकता को निर्धारित करता है खुद को ध्यान में रखकर, स्वयं को। मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे किसी बच्चे की आइसक्रीम पसंद है, मेरे लिए नैतिकता यही कि मैं उससे छीन भी लूंगा, मुझे वो चाहिए क्योंकि वो मेरी पसंद है। बच्चे देखेंगे बच्चों से, दूसरे बच्चों से टॉफी या कुछ छीन ले लेते हैं, उसकी गुड़िया छीन लेते हैं क्योंकि उसको वो चाहिए, उसके लिए वही नैतिकता है। वो उन लोगों की तरफदारी करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। आप देखेंगे कभी आप किसी बड़े बच्चे को, अगर किसी बच्चे के भाई को डांट रहे होंगे या पीट रहे होंगे, तो उसका छोटा भाई उसे बचाने आता है, अगर वो उसे पसंद करता है तो बोलता नहीं भैया को मत पीटो या भैया को मत डांटो, ठीक है, सामने आ जाएगा। वो क्या है, वो किस तरीके की नैतिकता, आत्म के, उससे नहीं मतलब उसने क्या किया क्या नहीं किया है, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या सत्य है, क्या गलत है, विधि क्या कहती है, नैतिकता क्या कहती है, उससे नहीं मतलब है। उसे वो लड़का पसंद है या उसे अपना भाई पसंद है तो वो उसे डिफेंड करेगा।
उससे नहीं मतलब वो दूसरे बच्चे की माँ ने खरीदी है या किसने खरीदा है या दुकान में पड़ी हुई है उसके लिए हमें पैसा देना, पैसे वैसे से नहीं मतलब है। उसको बस चाहिए तो चाहिए, हो सकता है वो आपसे बिना पूछे भी उठा ले और खा भी ले, ठीक है। तो बच्चे अहम केंद्रित निर्णय पर ईगोसेंट्रिक होकर के जब निर्णय लेते हैं तो वहां पर वो नैतिकता को नहीं जानते, खुद को ध्यान में रखकर, खुद को केंद्र में रखकर जो है निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक। यहां पे बच्चा नैतिकता को कैसे परिभाषित करता है? बच्चा यहां पर नैतिकता को परिभाषित करता है दंड और आज्ञा के आधार पर। उसे ये लगता है कि जो है मुझे दंड मिलेगा, ठीक है, अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो पीटा जाऊंगा, या किसी बड़े ने कहा है ये काम मुझे करना है, मुझे आज्ञा का पालन करना है, तो यहां पर रह करके वो नैतिकता का अगर निर्णय लेता है, अगर वो कोई काम करता है दंड से बचने के लिए या केवल इसलिए क्योंकि मम्मी ने कहा है वो काम करने के लिए या पापा ने कहा है या टीचर्स ने कहा है, तो वो क्या है? दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ये पूर्व परंपरागत स्तर का ही दूसरा कह लीजिए, कहीं कहीं पे पहला भी मानते हैं इसे लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा हिंदी टर्मिनोलॉजी जो है थोड़ी टफ है। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता का मतलब है इंस्ट्रूमेंट की तरह सोचने लगता है बच्चा। यहाँ पर यहाँ बच्चा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा। बच्चा इस लेवल पर, ठीक है, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता के लेवल पर स्वलाभ, सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फ प्रॉफिट से क्या होता है, डिसाइड करता है कि उसे क्या सही लगता है क्या गलत। वो अपने लाभ के बारे में सोचता है। अगर मुझे किसी से फायदा है या मुझे कोई काम करके फायदा है, मुझे फायदा है, तो मैं वो काम करूंगा। अगर मुझे किसी व्यक्ति से कोई फायदा है तो मैं उसकी बात को सही मानूंगा, वही मेरी नैतिकता है, जो आजकल ज्यादातर चलती है। जब बहुत बार हम देखते हैं लोग कहते हैं कि नहीं बहुत स्वार्थी है फलाना व्यक्ति को सोच करके कि नहीं उससे काम निकलने वाला, तो उसकी सारी बातों को सही बोलता है। तो ये क्या है? यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। यहाँ पे बच्चा यंत्रवत होकर के स्वलाभ से प्रेरित होकर उसे क्या फायदा पहुंचा सकता है, उसके लिए क्या लाभकारी है, वह कौन सा काम करे कि जो उसके लिए हितकारी हो, वो वही काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। ये 3 लेवल जो है पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आते हैं, और आते 3 हैं, लेकिन आप देखिए इन तीनों को समझिए, ठीक है। जब डीप में कभी क्वेश्चन पूछ देगा आत्मकेंद्रित निर्णय पर आधारित होकर के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईगोसेंट्रिक ओरिएंटेशन क्या होता है, इसलिए इसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। हमने 0 पॉइंट दिया हुआ है उसे, इसलिए आप मानेंगे कि 2 ही लेवल होते हैं इस पे। आत्मकेंद्रित निर्णय को दंड तथा आज्ञा पालन के अंतर्गत भी बहुत विद्वान रखते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रखते हैं, लेकिन इसे हमने अलग से एक्सप्लेन किया। तो टोटल 6 लेवल आप मानेंगे ओवरऑल। पूर्व परंपरागत स्तर में 2 ही लेवल मानेंगे, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की बात आएगी या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात करेंगे तो आपको तीनों लेवल को समझने की आवश्यकता है, इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नए या अगले परंपरागत स्तर पर, कन्वेंशनल लेवल, जहां पर परंपराओं को हम समझते हैं, हमें पता है कि नियम क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। उसके बाद हम निर्णय कैसे लेते हैं, ये डिसाइड करता है कि हम किस लेवल पर हैं, ठीक। परंपरागत स्तर का पहला लेवल जो है वो है परस्पर एकरूप अभिमुखता, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन, ठीक है। परस्पर एकरूप अभिमुखता, इसको समझने के लिए, इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा इजी समझने के लिए नोट कर लीजिए, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। ठीक है, अब क्या है अच्छा लड़का? मतलब बच्चे कोई काम करते हैं अच्छा बनने के लिए, मैम गुड देंगी इसलिए हम कोई काम करेंगे, हम होमवर्क करके जाएंगे क्योंकि हमें गुड मिलेगा, या हमें टॉफी मिलेगी तो हम उस काम को करेंगे, या टॉफी इन द सेंस हमें अच्छा माना जाएगा, कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है। तो बच्चे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल बनने के आउटलुक से जब कोई नैतिकता को निर्धारित करते हैं कि हाँ मुझे अच्छा बन के दिखाना है, तब वहां पर कौन से लेवल पर होते हैं? परस्पर एकरूप अभिमुखता, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस।
ठीक है। यहाँ पे बच्चे देखते हैं कि हम परस्पर जो है म्यूचुअली इंटरपर्सनल जो हमारी किसी के इंटरपर्सनल मतलब किसी दूसरे की नजर में हमें अच्छा बनना है, ठीक है, हमें अच्छा काम करके दिखाना है, वो हमें अच्छा समझे, इसलिए हम कोई काम करेंगे, ठीक है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके नजर दूसरे के नजर में अच्छा बनने के लिए तो हम क्या है, परस्पर एक रूप अभिमुखता के स्तर पर हैं हम, ठीक है। ये लेवल जो है परस्पर एक रूप अभिमुखता ज्यादातर अच्छे लड़के और अच्छी लड़की से संबंधित है, जब बच्चा अच्छा लड़का बनने के लिए अच्छी लड़की बनने के लिए कोई काम करता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले जो अगला लेवल है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अधिकार संरक्षण अभिमुखता जो परंपरागत स्तर का दूसरा लेवल है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अथॉरिटी मेंटेनिंग। तो यहाँ पर बच्चा कैसे नैतिक तर्कणा पर नैतिक तर्क लगा करके निर्णय लेता है, तो वो वहां पर क्या करता है, बच्चा ये सोचता है कि अधिकार संरक्षण अभिमुखता इट मीन्स कि एक अथॉरिटी है, सामाजिक सोशल एक व्यवस्था है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, सोसाइटी ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए एक प्रणाली बनाई है और उस प्रणाली का हमें अनुपालन करना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए, भले ही उसको बनाए रखने में हमारी व्यक्तिगत हानि हो जाए। अब इस स्तर पर अगर बच्चा होगा, इस लेवल पर अगर बच्चा होगा तो वो ये निर्णय लेगा कि वो अपनी माँ के लिए दवा चोरी नहीं करेगा, भले उसे व्यक्तिगत हानि उठानी पड़े, लेकिन चोरी करना गलत है, इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, टूट जाएगी, लोग चोरी को सही ठहराने लगेंगे, तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे व्यक्तिगत हानि झेलनी पड़ेगी, तो वो इसे स्वीकार करेगा। इसे बोलते हैं अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अधिकार संरक्षण किसका? समाज का अधिकार। समाज ने कुछ कानून बनाया है, समाज ने कुछ नियम बनाए हैं, तो उसके उस अधिकार को संरक्षित करना प्रमुख है और उसके लिए हम अपनी व्यक्तिगत हानि को भी वो कर सकते हैं, ठीक है, सहन कर सकते हैं, उसको वहन कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जो तीसरा लेवल है, अभी हमने बात की पूर्व परंपरागत स्तर में 3 सोपान हमने बताए थे, परंपरागत स्तर पे 2 सोपान बताए, और अब हम बताएंगे पश्चिम परंपरागत स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में 2 लेवल होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला होता है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत, ठीक है, यहां पर आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगैलिटी, ठीक है, ओरिएंटेशन। यहां पर बात करते हैं कि ठीक है, सामाजिक व्यवस्था तो बनी हुई है, सामाजिक नियम बने हुए हैं, सामाजिक कानून बने हुए हैं, लेकिन उन बने हुए सामाजिक कानून या नियमों का हम विधि सम्मत तरीके से क्या करते हैं, विचार करते हैं कि क्या ये लीगल है, क्या इसे लागू होना चाहिए, क्या इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहां पर हम देखिए पश्चिम परंपरागत स्तर पे आ चुके हैं, हम परंपराओं को परिभाषित करना शुरू करेंगे कि अगर कोई परंपरा चल रही है तो वो कितनी लीगल है, ठीक है। तो यहां पर हम ये निर्धारित करेंगे कि पश्चिम परंपरागत स्तर में के पहले सोपान में सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत, जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसकी लीगैलिटी को चेक करेंगे। इस स्तर पर आकर के हम बोलेंगे कि भाई सामाजिक व्यवस्था क्यों बनाई गई है, लोगों के हितों के लिए, लोगों के खुशी के लिए, लोगों को सुरक्षित करने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए। अगर मैं अपनी माँ के जीवन को बचाने के लिए उस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था का मूल्य क्या है, भाई मनुष्य का जीवन बचना जरूरी है, तो हम वो क्या करेंगे, उस समाज में भी हम उस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात करेंगे। ये बात आती है जब आप सती प्रथा का उदाहरण लेंगे, तो एक सामाजिक व्यवस्था थी, हमने उसकी लीगैलिटी चेक की, किसी ने उसकी, राजा राम मोहन रॉय ने उसकी लीगैलिटी को चेक किया, और तब राजा राम मोहन किस स्तर पर थे, किस सोपान पर थे, उन्होंने नैतिकता को सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत तरीके से विचार किया कि नहीं ये लीगल नहीं है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत भले हो लेकिन इसमें परिमार्जन की आवश्यकता है, तो अगर ऐसे परिमार्जन की आवश्यकता है तो हम उसमें परिमार्जन करेंगे, उस व्यवस्था को बदलेंगे, उसकी लीगैलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। ये पश्चिम परंपरागत स्तर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सोपान की, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक है। सार्वभौमिकता का क्या मतलब है, यूनिवर्सलिटी की बात की जाती है, तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब देखिए हम बात करते हैं कोई चीज एक समाज में स्वीकृत है कि नहीं है, तो वो सामाजिक नियम हो गए।
हमें ये सोचना चाहिए कि अगर यूनिवर्सली अगर हम कहीं पर भी जाएं, पूरे सार्वभौमिकता की बात करें और व्यापक स्तर पर बात करें, तो क्या वो बात किस तरीके से स्वीकार की जाती है सार्वभौमिक स्तर पर, नैतिकता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, एक प्रश्न जैसे हमने बताया उसके उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहेंगे कि माँ का जीवन बचाना है कि नहीं। अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं, माँ का जीवन बचाना महत्वपूर्ण है, सामाजिक व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि किसी मनुष्य का जीवन बचाया जाए, उस समाज में उसकी का महत्व, समाज कहेगा कि ठीक है, तब तो सामाजिक अनुबंध की विधि लीगैलिटी को हम चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मानव जीवन महत्वपूर्ण है, तो मनुष्य अमेरिका का हो, ठीक है, या भारत का हो, या कहीं का भी हो, मानव जीवन हर जगह महत्वपूर्ण है। वो सार्वभौमिक नैतिकता है कि मनुष्य का जीवन बचाना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, मेरी माँ हो या ना हो, वो किसी दूसरे की माँ हो, वो कोई दूसरा हो, कोई विदेशी हो, मनुष्य का जीवन बचाना जरूरी है। तो अगर हम वहां पर नियम तोड़ते हैं तो वो नियम तोड़ना गलत नहीं है, सार्वभौमिक रूप से वो सत्य है, सही है, गलत नहीं है, वो नैतिक है। तो मोरालिटी इस तरीके से निर्धारित होती है। और इन उत्तरों के पीछे का जो तर्क दिया गया है, इस आधार पर कोलबर्ग ने यह बताना शुरू किया कि नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चा है। कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि नैतिक विकास के किस चरण, नैतिक विकास के सोपानों के आधार पर, जब नैतिक विकास के चरण को किस तरीके से, नैतिक विकास के स्तर को कैसे आकलित किया जाता है कोलबर्ग के नैतिक विकास में, तो आप कहेंगे नैतिक तर्कणा के आधार पर, उसके रीजनिंग के आधार पर निर्धारित जाता है कि वो विकास के किस चरण में है। तो दोस्तों, ये इमेज आपके सामने रखी गई है, आप इसे देख करके कुछ नोट कर सकते हैं। बाकी हम अपना PDF जो है अपने समूहों के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो वहां से उन ग्रुप में और हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों और हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम और परिमार्जित करके अपना वीडियो आप तक ला सकें। धन्यवाद।